नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और हाजिर हूं टीसीएच पर ढेर सारी अपडेट्स लेकर। पिछले 7 महीनों से लगातार हमने इजराइल फलस्तीन को रिपोर्ट किया है और यह कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि फलस्तीनियों के हक को हमेशा सपोर्ट किया है। लगातार जो भी घटनाएं होती रही आप लोगों से शेयर करता रहा और आप लोगों से भी अपील करता रहा कि जहां जैसे मुमकिन हो वैसे फलस्तीन को सपोर्ट कीजिए। हमने आपको बताया कि दुनिया भर के एक्टर्स, खिलाड़ी, सेलिब्रिटीज किस तरह से फलस्तीन के सपोर्ट में आए और उसके चलते कई बार अपना नुकसान भी किया। लेकिन यह सब बताते हुए सीने में एक दर्द हमेशा रहता था, एक हुक हमेशा उठती थी कि आखिर हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, खासतौर पे जो सेलिब्रिटीज हैं, फिल्म स्टार्स हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, ये सारे लोग खामोश क्यों हैं। वरुण ग्रोवर, दानिश हुसैन, इस तरह के कुछ लोग तो कभी कभार बोलते थे, लेकिन जो बड़ा हिस्सा था सिनेमा का, खेल का, वो खामोश बैठा हुआ था। हालात यहां तक पहुंचे कि आईसीसी ने बाकायदा ये कहा, अपने प्रोसिक्यूशन में कहा कि नेतन्याहू ने जो कुछ किया है वो नरसंहार है, जेनोसाइड है। आईसीजे ने कहा कि रफा में जो जेनोसाइड चल रहा है उसको रोका जाए। यूनाइटेड नेशंस की जो जीए थी, जनरल असेंबली थी, उसने कहा कि इसको रोका जाए, युद्ध विराम किया जाए। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा, लेकिन नेतन्याहू किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। वो लगातार वहां पर हमले कर रहा है। रफा जैसी जगह पर जहां लाखों फलस्तीनियों ने शरण ली हुई है, वहां पर हमले हो रहे हैं, वहां लोगों को मारा जा रहा है और पिछले 3-4 दिनों से तो निशाना साध के उन्हीं इलाकों में हमला किया जा रहा है जहां फलस्तीनी शरण लेकर बैठे हैं, जहां यह कहा गया था कि यह सेफ जोन है। वहां पर हमला करके बच्चों को, औरतों को, शहरियों को मारा जा रहा है। लाशें जल के बाहर आ रही हैं, जो मैं आपको इस चैनल पर भी दिखा नहीं पा रहा हूं और इसके खिलाफ पूरी दुनिया में धीरे धीरे माहौल बनना शुरू हुआ। और खुशी की बात यह है, बेहद खुशी की बात मेरे लिए तो है कि आज हिंदुस्तान के ढेरों स्टार्स बाहर निकलकर आए हैं। इंस्टाग्राम और दीगर जगहों पर वो लिख रहे हैं, ऑल आइज ऑन रफा। एक पोस्टर है, वो पोस्टर पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। करोड़ों लोगों ने वो पोस्टर शेयर किया है। करोड़ों लोगों में हमारे फिल्म स्टार्स भी शामिल हैं। मैं कुछ नाम ले रहा हूं क्योंकि वो नाम लेना बहुत जरूरी है। पहला नाम तो लेना पड़ेगा माधुरी दीक्षित का। आप जानते हैं माधुरी दीक्षित कितनी बड़ी स्टार हैं, उन्होंने इसको शेयर किया। ऋचा चड्ढा हमारी दोस्त भी हैं, फिल्म स्टार भी हैं, उन्होंने इसको शेयर किया। दक्षिण के जो डायरेक्टर हैं एटली, जिन्होंने जवान डायरेक्ट की थी, उन्होंने शेयर किया। वरुण धवन, दिया मिर्जा, मलाइका अरोरा, शिल्पा राव जो सिंगर हैं, भूमि पेडनेकर, सोनम कपूर, कोंकणा सेन शर्मा, आयशा टकिया, प्रकाश राज जो दक्षिण के एक्टर हैं, प्रियंका चोपड़ा, रश्मिका मंदाना, जोया अख्तर, फातिमा सना शेख, मुनव्वर फारूकी, सोनाक्षी सिन्हा, विजय वर्मा, आलिया भट्ट, क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद सिराज, रोहित शर्मा की वाइफ है रितिका साजदे, इन सारे लोगों ने, हुमा कुरैशी, इन तमाम लोगों ने कल से लेकर आज तक फलस्तीन के पक्ष में आवाज उठाई। और इसमें एक बेहद इंटरेस्टिंग नाम है, हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद हैं, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, मनोज तिवारी। उनकी पुत्री हैं जो अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, रिति तिवारी। अब भारतीय जनता पार्टी का अपना स्टैंड क्या है बताने की जरूरत नहीं है। जब यह सारा कुछ शुरू हुआ तो जो ट्रॉल्स हमारे यहां के हैं, उन्होंने शुरू कर दिया बायकॉट बॉलीवुड। और कर क्या सकते हैं, मोदी जी कल कह रहे थे कि संडे जो है वो ईसाइयों की छुट्टी है। मुझे लगता है अब ये बायकॉट संडे का भी ट्रेंड चला देंगे कि संडे को ही बायकॉट कर देंगे। मजेदार बात यह है कि पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो, रशिया हो, चाहे वो आपका इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, कोई भी कंट्री हो, साउथ अफ्रीका की तो बात ही छोड़ दीजिए जो ये केस लेकर आईसीजे में गया हुआ है, हर जगह सरकारें जहां नहीं साथ हैं, वहां भी युवा लोग, बूढ़े लोग सड़कों पर आकर ये जो नरसंहार चल रहा है, जेनोसाइड चल रहा है, उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में अगर फलस्तीन को कहीं से अंधा सपोर्ट मिल रहा है तो वो हमारे यहां के अंधभक्तों का। कभी कहते हैं हमें इजराइल भेज दो, हम वहां जाकर जंग करेंगे, औकात नहीं है जाने की, ना इजराइल इनको बुलाता है। कभी
आई एम विद इजराइल का सपोर्ट टैग चलाते हैं। कभी नक्शे में इजराइल ढूंढने को बोल दीजिए तो ढूंढ नहीं पाएंगे। नक्शे में इनको पता नहीं होगा इजराइल क्या है, इजराइल का कोई इतिहास पता नहीं होगा। लेकिन यहां पर आकर सब लिख रहे हैं कि 7 अक्टूबर की घटना पे क्यों चुप रहे। मैं पलटकर पूछता हूं कि 1917 में तुम क्यों चुप रहे, जब बरतानिया हुकूमत ने उस इलाके पर कब्जा करके और वहां पर बस्तियां बसाने के प्रोसेस को शुरू किया था, फलस्तीनियों को वहां से दरबदर करने की साजिश की शुरुआत की थी 1917 में। 1948 में क्यों चुप रहे, जब इजरायली वहां के जमीनों पर कब्जा करना शुरू करते हैं, मामला यूनाइटेड नेशंस में जाता है, 42 और 58 में बांटा जाता है इजराइल और फलस्तीन को। जिनके पास 70% से ज्यादा जमीन थी उनको सिर्फ 42% दिया जाता है, टू नेशन सोल्यूशन दिया जाता है, और इजराइल उस टू नेशन सोल्यूशन को भी नहीं मानता है। कहां थे तुम 1948 से लेकर 2024 के बीच में, जहां फलस्तीनियों की जमीन घटते 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 गजा और वेस्ट बैंक तक रह गई। 7 अक्टूबर को सब कुछ शुरू नहीं हुआ था। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने 7 अक्टूबर की घटना का कोई समर्थन किया हो। हमास ने जो किया वो गलत था, लेकिन याद रखना कि यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव हैं वो भी कह चुके हैं कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ था वो किसी वैक्यूम में नहीं हुआ था। 7 अक्टूबर के पहले भी लगातार इजराइल इस तरह के हमले करता रहा था, लगातार वहां के लोगों को मारता रहा था। आप उसके अपार्थाइड की, रंगभेद की जरा सी कल्पना करके देखिए कि फलस्तीनियों को ऐसी सड़कें हैं जिन सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं दी जाती है। कोई भी उनका घर कब्जा कर लेता है और उसके बाद उनको अपना घर खाली करना पड़ता है, उनकी जमीनें कब्जा हो जाती हैं और उनको जमीनें खाली करनी पड़ती हैं। कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई लीगल प्रोसेस नहीं है, कोई आता है बंदूक के नोक पर उनके घर खाली करा लेता है और उनके घर खाली हो जाते हैं। किसी फलस्तीनी को कभी मारा जा सकता है, उस पर अक्सर कोई मुकदमे नहीं चलते हैं। हजारों फलस्तीनी वहां के जेलों में सड़ रहे हैं जहां इंसानी हालात भी नहीं है। कितनी सारी चीजें आपको जाननी है, जरा सा वहां का इतिहास पलट के देख लीजिए। नकबा के बारे में पढ़ लीजिए कि नकबा के दौरान क्या हुआ, कैसे औरतों और बच्चों को मारा गया। अभी रफा में जब ये सारा कुछ चल रहा है तो वहां म्यूजिक चला के लोग डांस कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है, इजराइल मिसाइलें फेंक रहा था गजा के ऊपर और लोग फुटबॉल के मैदान में बैठकर ऐसे एंजॉय कर रहे थे मिसाइलों को गिरते हुए जैसे कोई गेम देख रहे हो। यहूदियों के साथ जो कुछ हुआ वो यूरोप में हुआ, फलस्तीन में नहीं हुआ था। जर्मनी में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, पोलैंड में हुआ और इस तरह के मुल्कों में हुआ कि यहूदियों को अपनी जमीन से उखड़ना पड़ा। उनके दोषी हिटलर थे, उनके दोषी उस समय यूरोप के जो हुक्मरान थे वो थे। किसी फलस्तीनी ने, किसी अरब ने, किसी मुसलमान ने उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। और किसी इंग्लैंड, अमेरिका वगैरह वगैरह ने यह नहीं कहा कि जिस जमीन से यहूदियों को उजाड़ा गया है, चाहे वो जर्मनी की जमीन हो, चाहे वो पोलैंड की जमीन हो, चाहे दीगर मुल्कों की, यूरोपीय मुल्कों की जमीन हो, उसी जमीन पर यहूदियों को फिर से बसाया जाएगा, यह बात नहीं कही। जर्मनी ने सारा कुछ किया, हजारों लाखों यहूदियों को मारा और जर्मनी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। 2, 4, 10, 20, 25 लोगों को कुछ सजाएं हो गई। सजा किसको मिली? सजा मिली फलस्तीनियों को, जिनकी जमीन पर लाकर इनको जबरदस्ती बसा दिया गया। उसके बाद हथियार दिए गए, उसके बाद पैसे दिए गए, जहाज दिए गए। इनके जो आतंकवादी संगठन थे उनको सपोर्ट किया गया और उन्होंने घर घर में घुसकर फलस्तीनियों की हत्या की, फलस्तीनियों को मारा, फलस्तीनियों की औरतों के साथ जिना किया और वो सब कुछ किया जो एक शैतान कर सकता है। और आप चाहते हैं कि इजराइल ये सब करता हुआ चला जाए। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान के ऊपर अगर कोई आकर ऐसे जमीनों पे कब्जा करने लगे, हमको आपको आपके घर से निकालने लगे, हमारी आपकी जमीनें कब्जा करने लगे, हमारी आपकी औरतों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करे, तो आप बर्दाश्त कर लेंगे? क्या करेंगे आप भी वही करेंगे जो फलस्तीनियों ने किया, लगातार विरोध किया। और याद कीजिए, फलस्तीनियों ने लंबे समय तक अहिंसक विद्रोह की कोशिश की, बिना हथियार के विद्रोह की कोशिश की, लेकिन जब वो जलूसों में निकले तो उनके ऊपर गोलियां बरसाई गईं। जब वो घर लौट के गए तो पुलिस ने उनको उठा लिया और बरसों बरस के लिए जेल में डाल दिया। जितने समझौते इजराइल ने किए, एक भी समझौता नहीं माना।
यूनाइटेड नेशंस में जितने प्रस्ताव आए, एक भी प्रस्ताव नहीं माना। और कारण यह था कि अमेरिका सरपरस्त बन के बैठा हुआ था। इजराइल का पैसा अमेरिका में लगता है। मैं दसियों बार आपको बता चुका हूं कि वहां के इलेक्शन से लेके बिजनेस तक में इजरायलियों ने कितना पैसा लगाया हुआ है। अमेरिका की जो हथियार के कंपनियां हैं, जो अमेरिका में हथियार की कंपनियां हैं, उनसे करोड़ों अरबों का हथियार खरीदता है इजराइल, जिससे वो प्रॉफिट में होती हैं और कमीशन बंटता है अमेरिका के नेताओं के बीच में। यहां तक कि अमेरिका के इकलौते राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, जो इजराइल के खिलाफ थे, जिन्होंने कहा था कि इजराइल जो यह हरकतें कर रहा है वो सही नहीं है, उनकी हत्या हो गई। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि जॉन एफ कैनेडी की हत्या करवाने में कहीं ना कहीं मोसाद का हाथ हो सकता है। दुनिया के कितने ही नेताओं की हत्या में मोसाद के हाथ की बात आई है। आज कंडीशन यह है कि वेस्ट बैंक के अंदर कहने के लिए फलस्तीनियों का राज है, कहने के लिए वहां पर फलस्तीनियन अथॉरिटी का राज है, लेकिन जो टैक्स का पैसा उनके हिस्से का होता है, वो टैक्स का पैसा भी इजराइल नहीं देता है। कभी भी इजराइल के सैनिक वहां पर घुस जाते हैं। बेसिकली वेस्ट बैंक जो है वो लेबर सप्लायर बन गया है और एक फलस्तीनी को रोज रोज वहां पर जलालत झेलनी पड़ती है, रोज रोज उसके साथ बदतमीजी होती है, बदसलूकी होती है। बताइए दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है? बहुत सारे हिंदुस्तानी दूसरे मुल्कों में जाकर बसे हुए हैं, उनके साथ भी ऐसा नहीं होता है। वही खाड़ी में जो मुस्लिम देश है, वहां ढेर सारे हिंदू हमारे वहां जाकर नौकरियां करते हैं, ढेर सारे हिंदुस्तानी जाकर नौकरियां करते हैं, उनको भी ऐसा नहीं झेलना पड़ता है। वो अपनी होली दिवाली आराम से मनाते हैं, अपनी आजादी इंजॉय करते हैं, पैसे कमाते हैं और हिंदुस्तान लौट आते हैं। आपको पता है कि जिन फलस्तीनियों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया, जो दुनिया के दीगर मुल्कों में रिफ्यूजी बनकर रहते हैं, उनको फलस्तीन में लौटने की इजाजत नहीं है। लेकिन दुनिया के किसी भी देश में पैदा हुआ यहूदी, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में पैदा हुआ हो, चाहे उसने इजराइल की शक्ल भी ना देखी हो, उसको इजराइल की नागरिकता तुरंत मिल जाती है। उसको इजराइल आने का, इजराइल में किसी घर पे कब्जा करके अपना घर बनाने का पूरा हक है, कानूनी हक है। और जानते हैं इजराइल के अंदर डीएनए टेस्ट पर पाबंदी है। शायद दुनिया का इकलौता देश होगा कि डीएनए के टेस्ट पर पाबंदी है। ये कहते हैं कि इतने हजार साल पहले हमारा यहां पर राज था। ये झूठ है और ये झूठ छिपा रहे, इसीलिए ये डीएनए कराने से बचते हैं। क्योंकि अगर डीएनए का टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा कि जो वहां नेतन्याहू है, वो नेतन्याहू वहां का नहीं है, पोलैंड का है। पैदा ही पोलैंड में हुआ था। उसके अंदर जो जीन है वो पोलिश हैं, वो अरब के नहीं हैं। और अकेले नेतन्याहू क्या, वहां के सारे बड़े नेता और ज्यादातर जो रहने वाले हैं वो अरब हैं ही नहीं। उनकी जीन में अरब की जीन है ही नहीं। उनका कभी इजराइल से, उनका कभी फलस्तीन से, उनका कभी उस जमीन से कोई नाता रहा ही नहीं है। लेकिन अमेरिका की सरपरस्ती में वो लगातार कब्जा करते जा रहे हैं और सिर्फ इतने ही कब्जे से उनका पेट नहीं भरा है। वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं, जिसमें और भी बहुत सारे इलाके, चाहे वो सीरिया का इलाका हो, चाहे सऊदी का इलाका हो, चाहे बाकी जगहों का इलाका हो, टर्की का इलाका हो, सिनाई का इलाका हो, गोलन हाइट्स का इलाका हो, ये सारा कब्जा करके वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि अरब मुल्क अमेरिका के दबाव में ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाते, लेकिन वहां पर भी एक लगातार हलचल देखी जा रही है इजराइल के खिलाफ। अर्दोगन जैसा आदमी जो पहले थोड़ा कम बोलता था, उसने ना केवल अपने तिजारती सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए इजराइल के साथ, बल्कि अब वो खुलकर बोल रहा है। तो जब दुनिया भर में यह हालात हैं, तो हिंदुस्तान जो पहला मुल्क था, पहला गैर अरब मुल्क था हिंदुस्तान, जिसने फलस्तीन को मान्यता दी थी, अब तो दुनिया का 2/3 ऐसा है जो फलस्तीन को मान्यता देता है। यूरोप के अंदर नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड जैसे मुल्कों ने फलस्तीन को मान्यता दी है। यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल बॉडी है, वहां पर फलस्तीन के लिए सपोर्ट है, फलस्तीन को यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनाने के लिए सपोर्ट है। तो सारी दुनिया में इजराइल जब अकेला पड़ता जा रहा है, सारी दुनिया हक के साथ खड़ी हो रही है, सारी दुनिया जेनोसाइड के खिलाफ खड़ी हो रही है, तो यह कितनी खुशी की बात है कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, जो लंबे समय से चुप रहे, वो एक बार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, बोल रहे हैं। मेरी उम्मीद तो यह है कि जो 3, 4, 5 हमारे यहाँ के सुपर स्टार्स माने जाते हैं, चाहे वो आमिर खान साहब हों, चाहे शाहरुख खान साहब हों, चाहे वो सलमान खान हों,
चाहे वो अजय देवगन हो और इस तरह के लोग जो सुपरस्टार्स हैं, ये भी अपने लोगों के साथ आए, अपनी आवाज बुलंद करें, ताकि सारी दुनिया में हम भी सर उठा के कह सकें कि जब दुनिया हक के साथ खड़ी थी तो हमारे लोग भी पक्ष में बोल रहे थे, सच के पक्ष में बोल रहे थे, हक के पक्ष में बोल रहे थे, जेनोसाइड के खिलाफ खड़े थे। हम जैसे लोग तो बोलते ही रहेंगे, आप जैसे लोग तो बोलते ही रहेंगे, लेकिन जरूरी है कि जिनकी आवाजें बहुत दूर तक जाती हैं वो भी बोले। आज मैं ये अपील नहीं करूंगा कि मुझे मदद करें, आज मैं अपील ये करूंगा कि ये पोस्टर जो हम बार बार दिखा रहे हैं, ये पोस्टर जहां से आपको मिले और कहीं से नहीं मिले तो यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पोस्टर को अपने ट्विटर पर, अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टा पर, जहां भी सोशल मीडिया पर आप हैं जरूर लगाएं और साथ में लिखें #ऑल आइज ऑन रफा। सच बोलना, लगातार बोलना और हक के पक्ष में खड़ा रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसा मैं बार बार बता चुका हूं, इस बार फलस्तीनियों की शहादत बेकार नहीं जाने वाली और हम सब बहुत जल्द देखेंगे कि फलस्तीन की धरती पर फलस्तीन का झंडा लहराएगा, 2 स्टेट सोल्यूशन लागू होगा और यूनाइटेड नेशंस ने जैसा कहा था वैसे ही फलस्तीनियों को उनकी आज़ादी मिलेगी। फलस्तीनी बच्चे स्कूल जा सकेंगे, फलस्तीनी मर्द आराम से काम कर सकेंगे और फलस्तीनी औरतों को यह चिंता नहीं रहेगी कि हमारे बच्चे कल जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।